नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो डेली की तरीके से मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने आज 5 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। यहाँ पे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों के साथ साथ इन 5 प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड स्टैटिक चीजों को भी बताया जाएगा। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो आप नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको इम्पोर्टेंट न्यूज मिलती रहेगी और अपनी तैयारी को भी आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। क्या पूछा जा रहा है कि एक महिला खिलाड़ी है, इनका संबंध किस खेल से है। तो मैं इसका आंसर दूं इसके पहले मैं बताऊं कि आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था और कब हो रहा है, 2021 में हो रहा है। 2024 का ओलंपिक कहां पर होगा, तो पेरिस के अंदर 2024 का ओलंपिक होगा। और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर एक शहर है लॉस एंजल्स, वहां पर होगा। 24, 28, 32 का जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन के अंदर होगा। और ब्रिस्बेन कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब बात करूं मैं कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में से इनका संबंध है और इनके गेम का नाम है बॉक्सिंग। या कह सकते हैं मुक्केबाजी। टोक्यो ओलंपिक के अंदर अभी तक 5 अगस्त तक 3 महिलाओं ने अवार्ड जीत लिया है। ये नाम याद रखिएगा। सबसे पहले मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर जीता। पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रोंज जीता। और तीसरा लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भी ब्रोंज जीता। मीराबाई का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है और लवलीना का संबंध बॉक्सिंग से है। तो टोक्यो ओलंपिक में अभी तक भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, 3 अवार्ड जीत लिए हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में, भारत के संबंध में बात करें तो इसमें भारत ने इस बार थीम बनाई थी चीयर्स फॉर इंडिया। ये इसकी इस बार की थीम बनाई गई थी। अब भारत की तरफ से जब ओलंपिक की शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ 23 जुलाई को, तो उस समय भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो मनप्रीत सिंह और मीराबाई चानू ही थे। जिस दिन ओलंपिक समाप्त होगा उस दिन जो ध्वजवाहक होंगे वो बजरंग पुनिया होंगे। ये कुछ बातें ओलंपिक के संबंध में आप याद रखिएगा। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी मॉडर्न ओलंपिक की, वो 1896 को ग्रीस के एथेंस में हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत देश का प्रथम राज्य बना है जो भूकंप से पहले चेतावनी देने वाला ऐप विकसित किया। मतलब कि भारत का ही कोई एक राज्य है। आज भारत के अंदर 28 राज्य, तो उन्हीं राज्यों में से कोई राज्य है और उस राज्य ने जो है एक ऐप बनाया, मोबाइल ऐप बनाया है। वो ऐप करेगा क्या कि भूकंप आने से पहले आपको चेतावनी दे देगा, आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि भूकंप की जो वेव है वहां भी पहुंचने वाली है, तो लोग वहां से उस जगह से हट जाएंगे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसा काम किया है जिसे हम लोग बोलते हैं देवनगरी, देवताओं की नगरी, अर्थात उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के द्वारा ये काम किया गया है। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानी होती है। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, शीतकालीन राजधानी होती है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नाम है गैरसेन। गैरसेन जो है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देहरादून शीतकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड और भी बहुत कारणों से
फेमस रहा बीते दिनों। पहला कारण ये था कि दुनिया का पहला मुस्लिम युग शिविर कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, तो उत्तराखंड के अंदर किया गया। एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का पहला, भारत का पहला, इन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहे कि दुनिया का पहला मुस्लिम युग शिविर उत्तराखंड के अंदर खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क, यह भी उत्तराखंड के अंदर खुला। भारत का पहला मास गार्डन, यह भी उत्तराखंड के अंदर खुला। भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यह भी सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर ही खुला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो इस तरीके से दूसरे नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? मतलब पद्मा सचदेव थी, इनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो ये कवियत्री थी या कह सकते हैं उपन्यासकार थी। तो कवयित्री या उपन्यासकार थी। अब इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस क्यों हुआ? तो पहली बात तो ये कि डोगरी भाषा की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवियत्री थी। प्रथम जो है आधुनिक कवियत्री थी। इनको जो है पद्मा सचदेव जी को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अवार्ड कब मिला था? 1971 को। और कहा जाए तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, दूसरा पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 को इन्हें मिला था। और इनकी कविता थी, ये एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा, एक काव्य संग्रह था मेरी कविता मेरे गीत, इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। बात करें हम साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1955 में। और सबसे पहला जो साहित्य अवार्ड है वो मिलता है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। किसको मिलता है? माखन लाल चतुर्वेदी जी को पहला साहित्य का अवार्ड मिलता है। और वो मिलता है, उनकी कविता होती है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। इसके लिए जो है इन्हें साहित्य का अवार्ड मिलता है। साहित्य का अवार्ड जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको बाद में बातें बताएं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाई जा रही है और कहां पर बनाई जा रही है, ये पूछा जा रहा है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क बन रही है उसे बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं बीआरओ। बीआरओ स्टैब्लिश हुआ था 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। बीआरओ करता क्या है? आपको नाम से लिखोगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भारत के पास जितने भी राज्य स्थित है, भारत की सीमा को जितने भी अन्य देश साझा करते हैं, वहां पर बॉर्डर बनाने का ये काम करता है। इसके साथ साथ जो भी वार्स होते हैं, 1965 में वार हुआ तो उस समय भी 1965 के वार के समय जो रोड बर्फ से पूरी घिरी रहती थी, तो उस रोड को साफ करने का कार्य भी जो यहाँ के इंजीनियर होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजीनियर्स हैं या जो भी कर्मचारी वहां सैनिक जी कहिए, जो सैनिक वहां काम करते हैं, वो अन्य जो थल सेना, जल सेना, नभ सेना के जो सैनिक हैं उन्हीं के बराबर इतना ही कार्य करते हैं। क्योंकि बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा बनाने के लिए वहां पर रोडों का बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, तो उसी के द्वारा ये बनाया गया है।
और कहां पर, तो पूर्वी लद्दाख के अंदर, पूर्वी लद्दाख के अंदर ये बनाया गया है। लगभग इस सड़क की ऊंचाई जो है 19,300 फीट बताई गई है। और इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई उस सड़क की, और उस सड़क पर मोटर वाहन चलाने के लिए या मोटर गाड़ियां चलने के लिए सड़क बनाई गई है, तो वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को आया, जिसके अंदर 2 जिले हैं। लद्दाख कुछ और कारणों से फेमस रहा। लद्दाख की अगर बात करें हम, तो अभी कुछ समय पहले जो लद्दाख के अंदर जो है भारत सरकार के द्वारा 750 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, और जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां स्टैब्लिश की जाएगी। इसके साथ साथ भारत के जो इसमें लद्दाख के जो उप गवर्नर हैं, या कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख के अंदर ही एक कंपनी थी जिसका नाम था, एक कंपनी है जिसका नाम है कन्वर्जेंस सर्विसेज एनर्जी लिमिटेड, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे क्या बोलते थे हम लोग, CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसी के साथ लद्दाख मिलकर अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्रयास कर रहा है, कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना को शुरू किया है। लद्दाख एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण से चर्चा में रहा कि लद्दाख ही भारत का पहला एक यूनियन टेरिटरी बना, जो यूनियन टेरिटरीज, जिस यूनियन टेरिटरीज ने अपने आप को कोविड-19 की जो पहली डोज थी, उस डोज के 100% एरिया को, मतलब 100% जो लोग वहां पर थे उसको कवर कर लिया। कहने का सेंस ये है कि लद्दाख ने सबसे पहले जो कोविड की जो डोज लगनी थी, 2 डोज लगनी है, तो उसमें जो पहली डोज थी, उस पहली डोज को वहां पर सभी लोगों को लगा दिया, 100% उस एरिया को कवर कर लिया। तो पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन, लद्दाख। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न समाप्त हुआ। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में दिल्ली के अंदर, और इस योजना का मेन उद्देश्य यही था, इस योजना के तहत जितने भी बैंक्स होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। और वो कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो करती क्या है कि जो व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है उसको लोन उपलब्ध कराती हैं, या जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसे लोन उपलब्ध कराती हैं। तो अभी इसके द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक लक्ष्य बनाया गया था। उसके पहले कुछ और लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अब उस लक्ष्य की राशि को घटाकर कम कर दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना लक्ष्य कर दिया गया है। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया, इससे स्ट्रैटेजी को भी बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा तो आप जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद।